जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ओडिशा रेल हादसे में घायल हुआ था 15 साल का बच्चा। टीवी इंटरव्यू ने माता पिता को मिलाया। ओडिशा ट्रेन हादसे में कई लोगों ने अपनों को खोया, वहीं कई लोग अभी भी लापता है। लापता लोगों के परिजन उनकी तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे। इस बीच एक नेपाली कपल के टीवी पर लाइव इंटरव्यू ने उन्हें उनके नाबालिग बेटे को खोजने में मदद। जून को ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में घायल हो गया था। 15 साल के बच्चे का दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस दौरान उसने टीवी पर अपने माता पिता का इंटरव्यू देखा और उनकी पहचान कर प्रशासन को उनकी सूचना दी। 15 वर्षीय रामानंद पासवान का कटक के एक अस्पताल में ICU में इलाज चल रहा था। इसी दौरान उसने अपने माता पिता को एक इंटरव्यू में देखा। कमरे में रखे टीवी पर उसने माता पिता को खुद की तलाश में परेशान होते देखा। उसके बाद उसने तुरंत अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें सूचना देने के साथ साथ मदद की गुहार लगाई। फिर ऐसे हुई मुलाकात। ओडिशा ट्रेन हादसे की खबर मिलते ही अपने बच्चे की तलाश में उसके माता पिता नेपाल से ओडिशा पहुंचे। वे इधर उधर खूब भटके। इसके बाद भी उन्हें उनके बच्चे के बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई। तभी एम्स भुवनेश्वर में उनके पास एक टीवी चैनल के कुछ लोग पहुंचे और उनके बारे में पूछा। उन्होंने नेपाली कपल की परेशानी को अपने चैनल पर दिखाया। इसी इंटरव्यू को देखकर बच्चे ने अपने माता पिता की पहचान की। लड़के के पिता हरि पासवान ने कहा, मैं अपने बेटे को पाकर खुश हूँ। वह हमारे 3 रिश्तेदारों के साथ यात्रा कर रहा था। वे सभी दुर्घटना में मारे गए। हालांकि वह चमत्कारिक रूप से हादसे में बच गया, लेकिन घायल हो गया। भुवनेश्वर आने के बाद हरि और उनकी पत्नी अपने बेटे की तलाश में एक के बाद एक अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। एम्स भुवनेश्वर में वे एक स्थानीय टीवी समाचार चैनल के एक पत्रकार से मिले, जहां उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। SCB मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन अधिकारी डॉक्टर BN मोहराना ने कहा, अस्पताल ने टीवी चैनल के कार्यालय को फोन किया, वीडियो प्राप्त किया और रामानंद के माता पिता के बारे में पुष्टि करने के लिए इसे फिर से जांचा। इसके बाद अस्पताल के अधिकारी रामानंद को उसके माता पिता से मिलवाने में सफल रहे। मालूम हो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसमें लड़का यात्रा कर रहा था, शुक्रवार को एक स्थिर मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसके अधिकांश डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इनमें से कुछ बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के आखिरी कुछ डिब्बों पर जा गिरे, जो उसी समय गुजर रहे थे। इस हादसे में कुल मिलाकर 288 लोग दुर्घटना में मारे गए और 1200 लोग अधिक घायल हो गए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड घोटाले में लगातार हो रही कार्रवाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों एवं उनके अधिक ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के जांच में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा दी थी। अब उन निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, क्योंकि ठगी करने वाले चिट फंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के नई सरकार के गठन पश्चात सरकार ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को राशि लौटाई है। देश में छत्तीसगढ़ के एकमात्र राज्य जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दिला रहा है। चिटफंड कंपनियों की नीलामी से 33 करोड़ 44,70,743 रुपए की नमी राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 465 प्रकरण दर्ज किए गए। 401 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। 6 प्रकरण में खात्मा और 3 प्रकरण में खारिजी हुई है। 55 प्रकरण पुलिस में विवेचनाधीन है। दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की संपत्तियां की नीलामी वसूली राजीनामा से 55 करोड़ 98,90,867 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। जिला दंडाधिकारी कार्यालय में कुल 25,68,005 आवेदन पत्र जमा किए गए। प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 4,54,324
आवेदन पत्र निराकृत हो गए। शेष 20,95,407 आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33,44,77,743 रुपए की धनराशि निवेशकों को वितरित की गई है। 29 प्रकरणों में से 21 कंपनियों से 22,54,13,123 करोड़ की राशि सरकारी खाते में जमा की गई है, जिनके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 31 प्रकरणों में 17 कंपनियों की संपत्ति अनुमानित कीमत 24,82,30,233 रुपए की न्यायालय के अंतिम आदेश उपरांत नीलामी कार्यवाही कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। 95 प्रकरणों में कुल 80,81,21,099 रुपए की संपत्ति की कुर्की का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया। 137 प्रकरणों में चिन्हांकित संपत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678,64,64,83,423 रुपए है, जिसमें से राज्य के भीतर 116,63,95,262 रुपए तथा राज्य के बाहर 562,04,68,151 रुपए की अनुमानित कीमत की संपत्ति की कुर्की के अंतरिक्ष आदेश हेतु कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। इसी तरह से 51 प्रकरणों में नामित चिन्हांकित संपत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 138,95,65,986 रुपए है, जिसमें से राज्य के भीतर 107,99,31,586 रुपए तथा राज्य के बाहर 30,96,34,400 रुपए की अनुमानित कीमत की संपत्ति की कुर्की के अंतिम आदेश हेतु माननीय न्यायालय में प्रतीकालीन है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या, नाराज अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। बुधवार को लखनऊ अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या, इसके बाद सुरक्षा की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। बुधवार को गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के कथित सहयोगी संजू माहेश्वरी जीवा की बुधवार को लखनऊ अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के तुरंत बाद अदालत परिसर पहुंचे लखनऊ के पुलिस आयुक्त SB शिराटकर ने कहा कि लखनऊ जेल में निरुद्ध संजीव माहेश्वरी जीवा को एक मामले में सुनवाई के लिए अदालत लाया गया, जहां अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हमलावर ने अधिवक्ता की पोशाक पहन रखी थी। हत्या के बाद गुस्साए अधिवक्ताओं ने कोर्ट के बाहर इकट्ठा होकर कोर्ट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित अधिकारियों ने की जमकर नारेबाजी। अदालत परिसर के भीतर इस हिंसा से आक्रोशित वक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही पुलिस पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। लखनऊ अदालत परिसर में भीतर गोली मारकर हत्या मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT टीम गठित है। इसमें शामिल IPS मोहित अग्रवाल, ADG टेक्निकल क्राइम लिजबा चौधरी और IG अयोध्या प्रवीण कुमार को 1 सप्ताह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए। वही वारदात के तुरंत बाद DGP विजय कुमार ने सभी जिला अदालतों में तत्काल सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।